हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेते हुए ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे अगले 40 मिनट पूर्ण एकाग्र होकर मैं अध्ययन कर सकूं। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। कल वाला पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया था, आप सभी ने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम अगले 40 मिनट में जो भी टॉपिक्स अभी इस यूनिट में जितने टॉपिक्स लिए उसमें जो कुछ बचा है वो कवर करें। सेकेंडली, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक बार कोई ऑप्शन दिखे तो उस पर डायरेक्टली टिक मत कीजिए, चारों ऑप्शंस पे विचार कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी रटी हुई चीज़ें काम नहीं आएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आप कितना सोच सकते हैं, रिफ्लेक्टिव नॉलेज आपकी काम आएगी। यहाँ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग से आगे आपको रिफ्लेक्शन पे जाना पड़ेगा, तब आप सही से समझ पाएंगे। तो अभी पीवाईक्यूज करते समय आपको 4 ऑप्शन मिलती है, चारों के ऊपर विचार कीजिए ये कहाँ से ली है, हमने जो पढ़ा ये उसी में से आया है या उससे हटके भी कुछ आ गया है। जैसे आज जो पीडीएफ भेजा था उसमें मेमोरी के बारे में था ना, कितने टाइप की मेमोरी है देखिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिमेंटिक, तो कितनी कैटेगरीज है और वो आपके साइकोलॉजी वाले पेपर में काम भी आएगी। तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो नोट करके रखेंगे, सेशन एंड होने पे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब आज हम जो बेसिक चीजें कुछ जरूरी हमारी छूट गई उनको आज हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे आगे जो हमारे मूक्स, स्वयं प्रभा, उन सबको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक का जो सिलेबस कल हमने टारगेट लिया था, पहले जो एक बार ओवरव्यू ले लिया था, उसी के जो बचे हुए पॉइंट्स है वो हम देख रहे हैं। तो आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास कैसे हुआ। तो पहले तो इसका देखेंगे अर्थ क्या है, मानव विकास का मतलब क्या है। तो भाई जब गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर डेथ तक बहुत सारे फेजेस आते हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, चेंजेस आते हैं, उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक स्थिति, एक बच्चे की स्थिति और एक बड़े की, एडल्ट की और एक वृद्ध की मानसिक स्थिति कितनी अलग होती है, भावनाएं कितनी अलग होती है। अब बहुत छोटा बच्चा है तो माँ से सबसे ज्यादा वो अटैच होता है, या घर में वो दादा दादी को देखता है, कभी नाना नानी से मिलता है तो इमोशनली बहुत अटैच होता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फिर बैलेंस करना आता है इमोशंस को, वो उतना ज्यादा लगाव लगाव तो रहता है लेकिन वो जो कहते हैं कि डिपेंडेंस नहीं रहती है, फिर वो अपने काम स्वयं भी करने लगता है। फिर सोशल चेंजेस क्या आते हैं, फिर उसका समाज की तरफ रुझान बढ़ता है। 11-12 की एज में बच्चों को दोस्त बहुत अच्छे लगने लगते हैं, माँ से भी ज्यादा दोस्तों की बातें वो करने लगता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है मानव विकास का जो पूरे जीवन चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। अब इसके मेन फैक्टर्स देखिए कि किस पे आधारित है। तो पहली चीज होती है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में वो ट्रेट्स आते हैं, कहते हैं ना इसके तो ये जीन्स में है, अरे इसमें तो ये हैबिट है, ये इसके दादाजी की हैबिट है, ये इसमें इसके नाना की हैबिट है, दोनों तरफ से हेरिडिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये कहते हैं कि बच्चा दादा दादी के साथ ज्यादा रहता है तो उधर से ज्यादा मिल जाती है, अदरवाइज मैटरनल होम से भी उतनी ही मिलती है। तो आंखों का रंग हुआ बच्चे का, हाइट, कलर, इंटेलिजेंस का लेवल, ये कई चीजें मैटर करती है जो हेरिडिटी से भी आती है। फिर दूसरा फैक्टर है पर्यावरण। तो बच्चा जिस माहौल में पल रहा है, उसको घर में कैसा माहौल मिल रहा है, फिर वो प्री स्कूल गया वहां पे कैसा माहौल है, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, उसको वो भोजन कैसा लेता है, न्यूट्रिशन लेवल उसका क्या है।
तो ये सारी चीजें एक बच्चे के विकास में सहायक होती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने का एक आधार होती है। अब आप इसको आगे इसमें एक टेबुलर फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं। प्रीनेटल क्या है? कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, यानी 9 महीने बच्चा जो गर्भ में रहता है, ये वो समय होता है। तो उसकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसकी धड़कन आना, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे अंग बनना, ब्रेन बनना, फिर बच्चा रिस्पॉन्स करने लगता है, बच्चा घूमने लगता है गर्भ में, बहुत सी चीजें उसे समझ में आती है। माँ जो भी भोजन खाती है तो उसको अगर बहुत गर्म होगा तो उसको वो गर्म भी लगेगा, ऐसे एहसास उसे होने लग जाते हैं। फिर इन्फेंसी है, बर्थ से लेके 2 साल तक के टाइम को इन्फेंसी कहते हैं। शैशवावस्था, हिंदी में कहते हैं ना शिशु, शैशव, शैशवावस्था। अब बच्चा वॉकिंग सीख रहा है, टॉकिंग सीख रहा है। फिर चाइल्डहुड में आए तो चाइल्डहुड में 2 से 12 साल तक की बात है। यहाँ वो लर्निंग उसको सीखने लगता है, उसका सोशल सामाजिक विकास होने लगता है। फिर एडोलेसेंस हुआ, ये किशोरावस्था 12 से लेके 18 साल तक। यहाँ पे तेजी से इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स बॉडी में चेंज होते हैं, बच्चे के सोचने का तरीका बदलता है, शरीर में तेजी से परिवर्तन आने लगते हैं। बॉय है तो दाढ़ी मूंछ उगाएगी, गर्ल है तो उस अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नजर आने लगते हैं बच्ची में। फिर एडल्टहुड होता है, वो 18 से 60 तक चलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कर्तव्य की भावना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लेडीज परिवार के प्रति कि हमें ये अपने कर्तव्य करने हैं। पुरुष की होती है कि मेरे पीछे पूरा परिवार चल रहा है, मुझे आर्थिक रूप से सक्षम बनना है। ये सब मेच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। फिर ओल्ड एज है 60 प्लस में, 60 के बाद जितनी भी उम्र व्यक्ति जीता है वो उसकी वृद्धावस्था है। यहाँ पे उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो थोड़ी डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, घटने लगती है। अब चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी 5 स्टेजेस है, वो देखेंगे हम। सबसे पहले इन्फेंसी, अभी ऊपर ये नाम आप देख के आए हैं, तो ये 12 महीने तक माना है, यहाँ पे इसको अर्ली चाइल्डहुड माना है। अब बच्चा टॉडलरहुड में आ गया। टॉडलर क्या होगा? 1 से 3 साल। पहले तो बच्चों को लेट स्कूल भेजते थे, आजकल तो 2-2.5 साल का बच्चा जाने लगता है, प्रेप में जाने लगता है, प्री स्कूल में खेलने के हिसाब से, प्ले स्कूल में, तो वो टॉडलरहुड कहलाता है। कई प्ले ग्रुप्स का नाम ही टॉडलर करके कुछ ऐसा रख देते हैं। फिर प्री स्कूल है, यहाँ थोड़ी सी उसको लिखने की प्रैक्टिस भी दी जाती है। अब उसको थोड़ा सा ABCD क सिखाने की तरफ मोड़ा जाता है। तो ये चाइल्डहुड का थोड़ा सा एक आगे का फेज हो गया। अब बच्चा 5 से 12 साल तक पूरी तरह से प्राइमरी एजुकेशन, फर्स्ट क्लास से लेके और 5th क्लास तक की एजुकेशन के लिए रेडी है। एडोलेसेंस में फिर 13 से 18 तक वो अपनी पूरी स्कूली शिक्षा कर लेता है। तो एडोलेसेंस के क्या एज मानी जाती है? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशन क्या होता है? बीच का, ग्रोथ और एडल्टहुड में। जैसे आपने यहाँ देखा ना, एक तो एडल्ट हो जाना, ये एडल्टहुड आना, और एक चाइल्डहुड होना, इन दोनों के बीच की जो फेज है ना, वो एडोलेसेंस है। ठीक है, एडोलेसेंस इसे कहेंगे। तो ये एक बीच का फेज है, दोनों को जोड़ने वाला। तो यहाँ तेजी से उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, उसकी जो हाव भाव, गति, वो सब बढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट होगा, दोस्तों के प्रति रुझान बढ़ेगा। सोशल डेवलपमेंट, कई जगह वो इस तरह से सोसाइटी में दोस्ती करेगा, वो इंक्लाइन होगा, जाना चाहेगा, मिलना चाहेगा दोस्तों से। स्कूल टाइम के अलावा वो इच्छा जताएगा कि मैं मिलूं किसी से। ये अब तक आप पढ़ चुके हैं, अब तक जो भी हमने अध्ययन किया इस वीक में, आप इन सब से परिचित है। ये 2 चीजें आज आपको थोड़ी नई लगेगी, 5th एंड 6th पॉइंट। तो 5th देखिए आप, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जहां भाषा का विकास हो रहा है। ये N कैपिटल है, C कैपिटल है। ये एक थिंकर का नाम है, फिलोसफर का, इनका नाम है नॉम चॉम्स्की, और इन्होंने इस ईयर में ये थ्योरी दी। तो उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप 6th पॉइंट देख लीजिए, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग नाम के फिलोसफर हैं, उन्होंने 1981 में थ्योरी दी थी। मोरल, बच्चे का, जो बच्चा मतलब एडोलेसेंस है, किशोर है, उसका नैतिक विकास। तो पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट हम नॉम चॉम्स्की के अनुसार देखेंगे। अब आप ये मत समझिए आपके क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि ये पूछ लिए आपसे, आपने पॉइंट्स रट लिए तो काम हो गया।
यहाँ आपकी नॉलेज अलग तरीके से परखी जाएगी। तो आपको लैंग्वेज का कुछ भी स्टेप दे देंगे और कहेंगे किसके अकॉर्डिंग है, तो आपको नॉम चॉम्स्की का नाम याद रखना होगा। तो क्या कहा, चाइल्ड के ब्रेन में क्या होता है कि स्पेशल सिस्टम होता है बच्चे के ब्रेन में, मतलब बड़ों के नहीं बताया, बच्चों के, LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसका क्या मतलब है, ये बच्चे को भाषा सीखने में मदद करता है। देखो जितनी तेजी से बच्चा भाषा सीखता है ना, बड़े नहीं सीख पाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बच्चों को जन्म से ही मराठी सुनने को मिलती है तो मराठी बोलते हैं। राजस्थानी परिवारों में जहाँ राजस्थानी बोली जाती है बच्चा वो सीख जाता है। बिहारी बच्चा बिहारी सीख जाता है। अब सपोज पेरेंट्स का ट्रांसफर कहीं और हो गया किसी और स्टेट में और बच्चा वहां रह रहा है, तो पेरेंट्स भले ही पड़ोसी की भाषा नहीं सीख पाए, बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है और वो जल्दी से उन शब्दों पे कमांड भी कर लेता है और बोलने भी लगता है। भले उसको अर्थ नहीं पता है बट वो सुन के सीखेगा। तो ये वाला गुण बच्चों में स्पेशली है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाली बात। अब हम बच्चे की ये स्टेजेस देखेंगे, कब बच्चा भाषा बोलने के लिए कितना कब तैयार होता है। तो सबसे पहले 0 से लेके 6 महीने तक, 6 महीने तक का बच्चा केवल आवाजें निकालता है ना, बै 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 बै, बैबलिंग कहते हैं उसे। तो इस तरह की केवल वो साउंड्स निकालता है। फिर अब वो 6 से 12 महीने में पहला शब्द बोल देता है, छोटे छोटे दादा, नाना, मम्मा, ऐसे शब्द वो बोलना शुरू कर देगा। फिर 12 से 24 महीने में वो शब्दों को जोड़ेगा। अब वो शब्दों को जोड़ तोड़ करके अपनी बात समझा देगा। ये खाना, अब कोई नाम आ गया उसको कि चावल बोलना नहीं आ रहा, राइस बोलना आ गया, तो ऐसे बोलेगा राइस खाना। अब वो तुतलाता है तो राइस थाना, बट वो समझा देगा अपनी बात। 2 से 3 में उसको सेंटेंस बनाना आ जाता है, अच्छी तरह से पूरा वाक्य वो बनाने लगता है। और लैंग्वेज पे मास्टरी उसकी 3 से 5 साल में हो जाती है। अब ये हमने देखी थी किसके अनुसार, क्या नाम देखा था हमने, नॉम चॉम्स्की के अनुसार। और अब हम जो आगे देख रहे हैं लॉरेंस कॉलबर्ग क्या कह रहा है वो देखिए। 1981 में जो मोरलिटी की बात हुई है ना, उसके उसने ये फेजेस बताए हैं। तो पहला फेज है प्री कन्वेंशनल, ये चाइल्डहुड की बात है, यानी बच्चे को ये लगता है अगर मैंने झूठ बोला तो मम्मा पिटाई करेगी, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बड़े होने के बाद आता है। आप क्लासरूम में देखिए छोटे बच्चे एक दूसरे की शिकायत भी कर देते हैं, मैम मैम इसने लंच बॉक्स में से है ना अभी खाना खाया था, मैम इसने अपनी नोटबुक से पेज फाड़ा था। वो एकदम सच सच बता देंगे। और जैसे ही बच्चा 8th 9th में आता है ना, फिर वो अपने दोस्तों की बातें छिपाने लगता है। दोस्त कुछ गलती करेंगे, मैम से बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो आ, ये क्या डर है, छोटे बच्चे को पनिशमेंट का डर है। पनिशमेंट से बचने के लिए वो सही बिहेवियर करेगा। अब वो एडोलेसेंस एज में आ गया जहाँ पे वहां वो सोसाइटी के अब रूल्स फॉलो करेगा कि हाँ ठीक है ये नियम है तो मुझे ऐसा करना है। प्रेयर हो रही है, उसके बाद अगर राष्ट्रगान गाया जा रहा है, नेशनल एंथम, तो मुझे बिल्कुल अटेंशन में खड़े होना है। तो उसको अप्रूवल भी चाहिए कि घर पे अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो वो ये चाहता है पेरेंट्स मेरी तारीफ करें। स्कूल में करता है, अच्छी तरह पढ़ाई करता है, तो उसे ये चाहिए कि टीचर्स मेरी तारीफ करें, अप्रूवल चाहता है वो। फिर पोस्ट कन्वेंशनल एडल्टहुड में जब आता है, अब उसके मोरल वैल्यूज वो अपने खुद बनाता है। अब वो ये नहीं सोचेगा पेरेंट्स किस में खुश है, टीचर्स किस में खुश है। अब उसे केवल अपनी खुशी चाहिए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। तो यहाँ जस्टिस और इथिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आपने बच्चे को मोरालिटी सिखाई है, इथिक्स सिखाए हैं, प्रॉपर नैतिक शिक्षा दी है, तो वो उसको फॉलो करेगा 13, 14, 16, 17 की एज में। और अगर 19 तक वो सही राह फॉलो कर लिया तो जीवन में वो कभी भटकेगा नहीं। तो ये हमने 2 थिंकर्स हमारे जो रह रहे थे फिलोसफर्स, हमने यहाँ पे उनको इंक्लूड किया और उनको समझा। तो वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आई तो नोम चॉम्स्की के अनुसार, और जहाँ मोरालिटी की बात आई वहाँ पे लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार। तो ये 3 लेवल्स आप देख लेंगे, काफी इजी हैं। प्रश्न डायरेक्ट नहीं बनेगा, बार बार मैं कह रही हूँ, कल आपको PDF मिलते ही बातें समझ में आ जाएगी, प्रश्न कैसे घुमा के बनते हैं। अब देखेंगे अच्छी टीचिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप लोग ये एग्जाम क्रैक करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कहीं पढ़ाएंगे, तो आपकी टीचिंग अच्छी हो, उसकी क्या आवश्यकता है, मतलब आप कैसे पता लगाएंगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रही हूँ, स्टूडेंट्स उसको सही से समझ के ग्रोथ कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स सही दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप, सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, तो आप उस एक स्टूडेंट काफी चुप चुप रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, बोलता भी कम है, उसके चेहरे पे ज्यादा हाव भाव भी नहीं आते हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे? पहले डायग्नोसिस करेंगे ना, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं ना, कोई भी रिपोर्ट, वो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाते हैं या अपना स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं। आप वैद जी के पास जाएंगे तो वो नब्ज, नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं। वैसे एक टीचर को भी डायग्नोस करना होता है। क्या डायग्नोस करना होता है? कि स्टूडेंट की वीकनेस क्या है, क्या कारण है, ये एक्टिव क्यों नहीं है क्लास में, बाकी सब बच्चे इतना बोलते हैं, हंसते भी हैं, काम भी कर लाते हैं, ये बच्चा पीछे पीछे बैठता है, मिक्स नहीं होता, काम इसका अधूरा रहता है, क्या रीजन है? तो आपने पहले तो स्टूडेंट की जो कमजोरी है उसको डायग्नोस किया, फिर आपने रेमेडी दी, उसको उपचार दिया, रिमूव लर्निंग डिफिकल्टीज, उसको लर्न करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है। सपोज एक बच्चे ने कहा मैम मुझे दिखाई नहीं देता आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हो। एक बच्चे ने बोला मैम मुझे बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे कई शब्द समझ ही नहीं आते हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा। किसी ने कोई और रीजन बताया कि मेरे घर पे इतना नॉइज रहता है, जॉइंट फैमिली है, मुझे पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलता, एकांत ही नहीं मिलता मुझे। तो आपको उसकी जब डिफिकल्टी पता लगेगी तो आप उस पर काम करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? फिर उसको डायरेक्शन देंगे कि तुम्हारी आई साइट वीक है, अगर तुम्हें दिखता नहीं है, पहले तो ये कहेंगे आगे बैठो, बिल्कुल आगे बैठो ब्लैक बोर्ड के पास, अब दिख रहा है। उसको 2-3 जगह सीट चेंज करवा के आप देखेंगे। फिर भी आपको लगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप पेरेंट्स को एक मैसेज भेजेंगे कि इसकी आईज का चेकअप कराइए, हो सकता है इसको विजन इसका लो है, तो कहीं ना कहीं इसको चश्मे की जरूरत है। तो आपने उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान निकाला। बच्चे ने कोई और समस्या बताई, कोई पर्सनल बताई, तो आप कहेंगे ठीक है स्कूल में तुम अलग से जो फ्री पीरियड है उसमें तुम अलग बैठ के अपना वर्क कर लो। कोई ना कोई आप सोल्यूशन निकालते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, फिर आप उसको फीडबैक देते हैं, इन्फॉर्म अबाउट परफॉर्मेंस। फिर आप उसका 15-20 दिन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अब मैंने तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दी, अब बताओ तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप उसको वॉच करेंगे कि अब तो बच्चा लिख रहा है ना, चश्मा लग गया, अब तो उसको ब्लैक बोर्ड से प्रॉपर नजर आ रहा है, अब वर्क पूरा हो रहा है ना, ये सब चीजें। फिर आप रेनफोर्समेंट करेंगे, यानी मोटिवेट करेंगे, स्टूडेंट को एनकरेज करेंगे कि अरे कर लोगे तुम, तो देखो तुम्हारी अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अब ध्यान से जी जान से जुट जाओ, रिजल्ट अच्छा लाओ अपना। अब आप उसको प्रोत्साहन देंगे, मोटिवेशन देंगे। तो ये सारे अभी हमने 5 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी अच्छी टीचिंग की, ठीक है। तो कभी कभी ये ना, ये 5 वर्ड्स ही याद कर लेना। देखो मीनिंग तो आप समझ ही गए, एक बहुत जनरल वे में खुद पे लेके देखिए, क्योंकि हम स्टूडेंट भी रहे हैं और हम टीचिंग भी करते हैं, तो हमें ये चीजें पता है ना। तो डायग्नोस करना, फिर उसकी रेमेडी देना, उपचार करना, फिर उसको डायरेक्शन, एक सही दिशा देना, फिर उसको फीडबैक देना, और फिर रेनफोर्समेंट करना, यानी मोटिवेट करना, एनकरेज करना। अब हम देखेंगे, हम ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देख चुके हैं ना, एंडरसन एंड कॉर्थवॉल। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी 1956 में आई थी और ये दोनों इसी के शिष्य थे। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में इनको जो छोटी छोटी कमियां लगी इन्होंने पूरी की। लास्ट एक थी, इसमें क्रिएशन जोड़ा था उन्होंने, क्रिएट करना, कि एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस हो गया, सब प्रॉब्लम वगैरह सब स्टडी हो गई, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में कुछ क्रिएट भी तो करो। तो ये चीज बताई गई है मेनली इसमें। तो यहाँ पे जो पीपीटी हमने परसों देखी थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी कंप्लीट की थी, उसमें हमने नॉलेज के 4 टाइप्स नहीं देखे थे, ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसलिए मैंने आज इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहला है नॉलेज 4 टाइप की है। ज्ञान कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला कौन सा है? फैक्चुअल नॉलेज। फैक्ट, कोई तथ्य होता है ना, तो तथ्यात्मक ज्ञान कहेंगे। तो बेसिक फैक्ट्स, टर्म्स, इंफॉर्मेशन, इन सब की जानकारी रहती है। मतलब जैसे आप योग के विद्यार्थी हो, तो हम पूछते हैं ना योग शब्द किससे बना है, तो आप जल्दी से बोल देते हो युज धातु से बना है। हम पूछते हैं कि वाटर को कितने डिग्री बॉईल करना होता है, 100 सेंटीग्रेड करना होता है। अब इसमें पॉइंट क्या आ रहा है? फैक्ट्स को रिमेम्बर और रिकॉल किया जाता है, यानी जो तथ्य है उसको हम याद करते हैं, यह हमारी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला है वो याद किया। 10th क्लास में बायोलॉजी में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, वो मुझसे पूछा गया, तो मेरी फैक्चुअल नॉलेज, मुझे फैक्ट्स याद है कि हाँ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, डायफ्राम होता है, और
ट्रैकिया होता है, एल्वियोलीज होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, इस टाइप से मुझे सब कुछ रिकॉल हो गया। अब आगे आए हम कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट की नॉलेज। तो जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, उसमें रिलेशनशिप की समझ होना, मतलब एक क्वेश्चन किया वाई, योगा की कंसेप्ट क्या है, क्या आप समझते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट की कंसेप्ट क्या है। तो जहाँ पे क्यों, कैसे, ये सब सवाल किए जाते हैं और उनका उत्तर आता है, वो है कंसेप्ट की नॉलेज। जो भी कंसेप्ट है, विषय वस्तु है, उसका ज्ञान होना। तो तथ्यों का ज्ञान होना, फिर विषय वस्तु का ज्ञान होना। फिर दूसरा है प्रोसीजरल नॉलेज, कि जो करने का मेथड है वो पता होना चाहिए कि क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार करिए, तो अब आपको उसके पूरे स्टेप्स पता है ना, तब आप कर पाएंगे कि 12 स्टेप है, 1 2 3 4 ऐसे, इसमें ये मंत्र है, 12 स्टेप पे 12 अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं, बीज मंत्र अलग से होते हैं, इन आसनों के 12 के नाम होते हैं, प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, इस तरह से। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप बताएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्या फॉलो करना सीखता है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। अब आएंगे फोर्थ टाइप की नॉलेज है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। मतलब मेटा क्या होता है, सोचने के बारे में सोचना, कॉग्निशन यानी सोचना, मेटा यानी सोचने के बारे में सोचना। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं इस बारे में सोचूं, तो वो हो गया मेटा कॉग्निशन। ये वर्ड आपके बहुत काम आएगा, इसको हल्के में मत लेना। आप जब 4th यूनिट पढ़ेंगे, आप जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तब भी ये काम आएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस शब्द को प्रॉपरली समझ लेना, इसको लाइटली मत लेना, मेटा कॉग्निशन को। और यहाँ ये नॉलेज के 4 टाइप्स में है, 4th वाली मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। अब आप देखेंगे रचनात्मक चिंतन प्रक्रिया क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो इसके जनक है ग्राहम वॉल्स। तो इन्होंने 1926 में ये थ्योरी दी थी, और क्रिएटिव थिंकिंग 4 स्टेप में उन्होंने समझाई। सबसे पहले तैयारी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, PYQ है ये। मैंने इसको कंटेंट में इसलिए इंक्लूड किया, आपको पता रहे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। हम पढ़ते जाएं, हमें पता ही नहीं प्रश्न बन कैसे रहा है, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले देखो, कोई समस्या हमें पता लगती है तो हम तैयारी करते हैं उसकी, ठीक है, जानकारी इकट्ठी करते हैं, उस पर सोचना शुरू करते हैं। आपको नेट JRF क्रैक करना है, तो आपने पहले ये पता लगाया कि साल में 2 बार होता है, इसके लिए MA होना बहुत ज़रूरी है, MA में 55% से अबाव होना ज़रूरी है। फिर इसके लिए आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आपने कर ली ना सारी तैयारी, फिर आपने कोचिंग सेंटर चूज कर लिया, या मैं खुद पढ़ूं, ये सब डिसाइड हो गया। स्टडी मटेरियल ले लिया, क्लासेस ज्वाइन करनी शुरू कर दी, नोट्स बनाने लग गए। फिर है इनक्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि आप पढ़ने बैठे, और आपको जैसे हट प्रदीपिका पढ़ने बैठे, कुछ समझ नहीं आया, आपने उस बुक को रख दिया, क्या है समझ ही नहीं आ रहा, कभी पढ़ा ही नहीं, एकदम नया सब्जेक्ट है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, चलो रख दो, नहीं पढ़ते इस बुक को, हम तो अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है वो पढ़ेंगे, या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, आपने अलग रख दिया उसको। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही वो चल रहा है, हट प्रदीपिका पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर मुझे क्रैक करना एग्जाम तो ये बुक पढ़नी है मुझे। तो आपको फिर सोचते सोचते अचानक से, जैसे कोई क्वेश्चन है, आपसे किसी बच्चे ने आके पूछा, दीदी ये भैया ये समझा दो, आपने उस वक्त कहा नहीं, मैथ्स पढ़े तो मुझे बहुत टाइम हो गया, पिछले 4-6 साल से मैंने मैथमेटिक्स तो देखी ही नहीं, अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको 1 घंटा 2 घंटा आप काम कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में वो सोल्यूशन चल रहा है, नहीं ये होगा, पढ़ा तो था मैंने, और अचानक से आप बोलते हैं मुझे याद आ गया, AHA, आहा मोमेंट, ठीक है। तो अचानक से आपका दिमाग इल्यूमिनेशन हुआ, चमका, दिमाग में एक बिजली कौंधी जैसे, और आपको सोल्यूशन याद आ गया। फिर है इवेल्यूशन, व्यक्ति विचार की जांच करता है कि वो सही है या नहीं है। तो आपने फिर उसको इवेल्यूट भी किया, मूल्यांकन किया उसका, फिर आपने रिवीजन किया कि इस विचार को हम कैसे सुधारें और उसको अंतिम रूप कैसे दें। तो इसको ध्यान से देखेंगे वापस से, क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, ये ग्राहम वॉलेस ने दिया था, 1926 में दिया था। इसका पहला चरण है तैयारी, समस्या को समझा,
इसमें सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक पिंजरे में सुल्तान नाम का चिंपैंजी बंद था, ऊपर केले लटका दिए गए। चिंपैंजी ने देखा उसे केले बड़े पसंद थे, वो चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने कोशिश की इधर से चढ़ूं उधर से चढ़ूं। उसको पहले तो समझ में आया कि मुझे केला खाना है, ये मेरी समस्या है और ये बहुत ऊपर लटके हुए हैं, तो मैं कैसे लूं। तो उसने इधर उधर से कोई पत्थर इकट्ठे किए, उन पे चढ़ा। साइड में जो पिंजरा था उसकी बार्स को पकड़ के ऊपर होने की कोशिश की, पंजों के बल वो ऊपर उठा। ऐसी बहुत सी कोशिश की उसने। फिर उसने कहा हाथ नहीं आ रहे, चलो बैठ जाते हैं। वो बैठ गया एक साइड, लेकिन केले पे उसकी नजर थी। अचानक से उसको कुछ याद आया कि नहीं, कोई और टेक्निक लगा सकते हैं। तभी उसे साइड में कोई चेयर पड़ी दिखाई दी। उसने आहा मोमेंट आया उसका, अरे ये रख लूं तो मैं पहुंच जाऊंगा। वो उसको उठा के लाया और फिर उसने वो मूल्यांकन किया कि ठीक है, इस पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, मिल जाएगा मुझे। फाइनली उसने बनाना ले लिए। तो ये इस तरह से ये स्टेप्स होते हैं। आपको ऐसे कोई एग्जाम्पल से इसको याद रखना है प्रॉपरली, और एग्जाम में आए तो प्रॉपरली करके आना है इसको। तो यहाँ आपकी रिफ्लेक्टिव नॉलेज काम आने वाली है। अब आगे देख लीजिए, ये पूरी 17 है, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ में आ जाएगी। नंबर्स देख के घबराना मत कि बहुत ज़्यादा है, इसमें से काफ़ी आप पढ़ चुके हो। नाम दिख रहे हैं, पेरेनियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये कल पढ़े थे आपने। एक बार याद कीजिए, कल की अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी, ध्यान से क्लास ज्वाइन की, तो ये आपको याद आ जाएगा। बेसिकली है क्या ये? एजुकेशनल फिलॉसफीज है। देखिए, शिक्षा में दर्शन कैसे शामिल है? शिक्षा मतलब एजुकेशन, और दर्शन मतलब किसी भी चीज को देखना। तो ये बाहरी आंखों से नहीं, भीतर से देखना, भीतर उतर के गहरे अपने भीतर देखना। तो इसकी इसकी जब शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, तो हम अगर भारतीय शिक्षा की बात करें तो वेद, उपनिषद, गीता, इनका ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये क्या करता है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, यानी पूर्ण रूपेण किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करता है। चलिए, इसको आप हिंदी में देखिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा, फिर कंफ्यूज मत होइए। ये तो पता ही है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में सारे डायमेंशंस हैं। तो ये किस में लाभ पहुंचाते हैं? कैरेक्टर डेवलपमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन में। अब हमने कल ये पढ़ा था पेरेनियलिज्म। ये 20वीं शताब्दी की एक फिलॉसफी है और इसको रॉबर्ट हचिंस और मॉर्टिमर एडलर ने स्थापित किया। तो इनका क्या फोकस था कि जो भी शाश्वत सत्य है, मोरल वैल्यूज है, तो ये सब कुछ क्लासिकल नॉलेज पे बेस्ड है। और शिक्षा का एम क्या है कि बौद्धिक विकास करे व्यक्ति का, व्यक्ति के बुद्धि का विकास हो। फिर एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। बिल्कुल वो शब्द से ही पता लग रहा है। तो जॉन पाल सात्रे इसके मेन प्रोपाउंडर थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा जीवन मेरे निर्णय, मेरी जो इच्छा हो मैं वो करूं, मुझे कोई क्यों रोकेगा। मेरा अस्तित्व, मैं किसी के अधीन क्यों रहूं। तो एजुकेशन का एम क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यक्ति विकास करे, अपनी खुद के डिसीजन वो खुद ले। ये बातें यहाँ कही गई है। फिर नेचुरलिज्म आया, प्रकृतिवाद आया। तो हमारे यहाँ जो रविंद्रनाथ टैगोर जो हुए, बंगाल के महान कवि भी थे, विचारक भी थे। शांति निकेतन इनका जो स्थापित किया हुआ शिक्षण संस्थान है वो आज भी चल रहा है। तो ये, और मारिया मॉन्टेसरी इसके मेन सपोर्टर्स थे। तो इसका फोकस कहाँ था? लर्निंग बाय नेचर एंड रियल एक्सपीरियंस। तो लर्निंग बाय डूइंग, मेन वही बात आ गई, करके सीखो, करके सीखो। अब आपने हठ योग निकाला, आज पढ़ा, कल पढ़ा, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, फिर आपने ट्राई किया, एक दिन आपको समझ में आने लगा, इंटरेस्टिंग लगने लगा, तो वो है करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। फिर आया प्रोग्रेसिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो ये ड्यूई, किलपैट्रिक, जिन पियाजे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते थे कि कोई समस्या है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स कैसे जल्दी लर्न करता है? एक्टिविटी के थ्रू और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू। घर पे मम्मा नहीं है और हमें भूख लगी है, अब कुछ भी नहीं है, हमें कुछ बना के खाना है, तो चलो हम पोहा बनाते हैं। तो हमने किया, तो अपने आप हमें
कुकिंग आ गई, करके सीखा हमने। तो एजुकेशन चाइल्ड को किस लिए तैयार करती है? रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। तो रियल लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, तो ये एक्टिविटीज करके एक्सपीरियंस बेसिस पे फिर बच्चा आगे से आगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है, उसकी व्यवहारिक ज्ञान भी उसका बढ़ता है और फिर वो अनुभव ग्रहण कर लेता है। कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद, ये मेनली जिन पियाजे का है, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये आपके आएगा पेपर सेकंड योगा में यूनिट 6 में, तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्वेलिब्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट, परमानेंस और कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ भी आपको पढ़ने में मिलेगी। और कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज को समझना, संज्ञानात्मक ज्ञान। तो ये क्या बता रहा है कि ह्यूमन माइंड को इंफॉर्मेशन को कैसे लेना चाहिए, रिसीव। जैसे हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ये आप पढ़ चुके हो, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि आपको जो अभी आता है और अब जो आपको सीखना है उसके बीच का जो गैप है, उसमें टीचर गाइडेंस दे रहा है, तो वो डेवलप किया जा सकता है। अभी पिछले 6 दिन जो क्लास हुई टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपने अब तक जो जो सीखा और अब जो कुछ बचे हुए आगे टॉपिक्स, उसके बीच में आपको मैंने कहा PYQs कीजिए, जितने करेंगे आपको पैटर्न समझ में आएगा, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। नहीं तो आपने 6-7 दिन टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ा, मैंने जो पढ़ाया आपके लिए सब बेकार है, कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा अगर आप इसके रियल टाइम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आप निकाल के इसके PYQs MCQs नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अब इसके बीच का जो गैप है वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो प्रोबिंग क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चंस टू डेवलप डीपर थिंकिंग। स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको नॉलेज बढ़ानी है। जहां समस्या आ रही है, PYQ की ये प्रॉब्लम आई, मार्क करके रख लिया, टीचर से बार बार पूछ रहे हैं। थिंक अलाउड, अब आप पढ़ते पढ़ते कई बार बोलते हुए पढ़ते हैं ना, ये कैसे होगा, ये तो मुझे इसको वापस से एक बार रीड करना पड़ेगा, अरे इसके तो नोट्स बने ही नहीं। खुद से जब आप बातें करते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? थिंक अलाउड कर रहे हो, मतलब माइंड सोच रहा है लेकिन आपकी टंग कुछ ना कुछ बोल रही है, ये है थिंक अलाउड। बोलते हुए मतलब सोचते हुए बोल देना। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म है, निर्माणवाद। तो इसमें क्या होता है? लर्निंग क्या होता है? एक एक्टिव प्रोसेस है। स्टूडेंट कहाँ कहाँ से नॉलेज लेता है? अपने एक्सपीरियंस से लेता है, वातावरण से लेता है। अब कोई रूरल एरिया का बच्चा है, गांव का बच्चा, और उसने एक बड़े अच्छे मेट्रो सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया। अब थोड़े से वहाँ के तौर तरीके अलग थे, लेकिन वो जैसे जैसे रोज आने लगा, अपने अनुभव से, उस वातावरण से उसने अच्छी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर ली। तो इस तरह से जब हम एनवायरनमेंट से, पीयर से कोई चीज़ें सीखते हैं, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है ना। और यहाँ टीचर का रोल क्या होता है? टीचर केवल गाइड करते हैं। देखो, टीचर आपको दिशा दिखा सकते हैं, मंजिल तक नहीं ले जा सकते। कंधा पकड़ के लंबी दूरियां तय नहीं होती है, स्टूडेंट को अपने आप अपना रास्ता चुनना होता है। फिर आई सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको अल्बर्ट बेंजुरा ने स्थापित किया। तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है? स्टूडेंट जब ऑब्जर्व करता है, यानी ध्यान से किसी चीज को देखता है, या इमिटेशन, किसी की नकल करता है, तो वो नया बिहेवियर सीखता है। अब जैसे किसी स्टूडेंट से कहा कि चलो आज मेरी जगह तुम पढ़ाओ, टीचर ने बोला। अब उसे पढ़ाना नहीं आता, पहले कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन जब डेली टीचर पढ़ाते हैं तो ध्यान से देखता है उन सर को या मैम को, तो वो उन्हीं के स्टाइल में पढ़ाने लगता है। तो जब वो इमिटेट करने लगता है तो धीरे धीरे उसे नया बिहेवियर सीख लेता है। फिर पढ़ाते पढ़ाते उसकी अपनी एक शैली डेवलप हो जाती है। तो इसमें लर्निंग कैसे? ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू डेवलप होती है। फिर बिहेवियरिज्म की बात जहाँ पे आ रही है, वहां पे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है। ये सब आप पढ़ चुके हो, पावलोव पढ़ चुके, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी आपने, वॉटसन पढ़ा। वॉटसन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। स्किनर की आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी, इसमें सब मैंने डायग्राम दिखा दिखा के
एक वो कैट वाला दिखाया था इसमें तो, और उसमें डॉग, ट्रायल एरर। फिर स्टिमुलेशन का कि मतलब जैसे ही घंटी बजी डॉग के मुंह से सलाइवा आने लगा। बिल्ली वाला था, एक रैट वाला था, थॉर्नडाइक का है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें एक रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली थ्योरी भी है। तो प्रॉपर आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे, उनसे मैच कर लेना। तो ये तो आपका पढ़ा हुआ है ही। फिर ह्यूमनिज्म की बात करें तो कल हमने अब्राहम मैस्लो को पढ़ा था। तो आपने उसका एक पिरामिड देखा था ना। सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? रोटी कपड़ा मकान की। फिर उसके बाद लव की जरूरत होती है, प्रेम चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सेफ्टी आता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी नीड्स आती है, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, फिर व्यक्ति को एस्टीम चाहिए, समाज से सम्मान चाहिए, और लास्ट में छठे नंबर पे वो जाता है सेल्फ रियलाइजेशन पे। तो मैस्लो का पिरामिड तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, एक बना के डायग्राम बना के कर लेना। तो कॉल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, इसमें तो आएंगे ही आएंगे। आपके यूनिट 6 में योगा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, सेकंड पेपर जिनका योगा है, यूनिट 6 में इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ये इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कल जो आपने पीपीटी में देखा था मैस्लो का जो पिरामिड, उसको तैयार कर लेना अच्छे से। फिर क्रिटिकल पेडागोजी, तो ये देखेंगे हम। फिलॉसफी का फोकस का होता है क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस डेवलप करना। मतलब बच्चा ये नहीं कि पढ़ा सुना रट लिया, भाई वो छोटे लेवल पे ठीक है, बड़े होने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग। अब मैं इस पेपर की भी आपको बार बार कह रही हूँ ना कि आपने जो पढ़ा वो वैसे का वैसे नहीं आएगा। इसको इतना घुमा के पूछेंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो फिर आप कितना ही रट लो फर्स्ट पेपर को, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को तैयार करने के लिए PYQs कीजिए, चारों ऑप्शंस पे विचार कीजिए। तो ये वही टेक्निक है, क्रिटिकल पेडागोजी से कहते हैं। तो एजुकेशन क्या हेल्प करती है स्टूडेंट्स की? कि वो सोसाइटी को और अच्छा बनाए, समझे, क्वेश्चंस करे, बार बार एनालाइज करे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करे, यानी अपनी कोई सोच को वो विकसित करे। फिर कनेक्टिविज्म आया था, ये 21st सेंचुरी में आया, और ये डिजिटल एज पे बेस्ड है। अब आज का टाइम देखिए, आप खुद ही ये क्लास डिजिटली कर रहे हैं ना, आप ऑफलाइन किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं गए, आप घर से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू आपकी पढ़ाई हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। आपको PDF मिलता है, आप उससे नोट्स बनाते हैं, फिर आपको PYQs मिलते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो आप पूछते हैं। तो ये कनेक्टिविज्म के थ्रू आपकी पढ़ाई हो रही है। फिर मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बात करें तो मल्टी यानी बहुत ज्यादा, कल्चरल यानी सांस्कृतिक। तो एजुकेशन का फोकस कहाँ होता है? अलग अलग कल्चर है, वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है। जैसे आपका सपोज ऑफलाइन चल रही है क्लास, और एक बच्चा उड़ीसा से आया है, एक आया है साउथ से, हिंदी नहीं आती उसे, एक बिहार से, एक राजस्थान से। अब मैंने चारों को एक प्रोजेक्ट दे दिया कि चलिए चारों मिलके सूर्य नमस्कार पे एक अच्छी सी PPT, एक चार्ट और एक मॉडल तैयार करके लेके आइए। अब आप लोगों को अपने आप बैलेंस करना आया ना, कि उसको हिंदी नहीं आ रही एक बच्चे को, लेकिन आप उसको भी अपनी टीम में साथ लेके चलेंगे। किसी बच्चे की कोई चीज बहुत अच्छी है, किसी का कुछ, लेकिन यहाँ अलग अलग कल्चर्स मिले हैं। तो जहाँ मल्टी कल्चरल एजुकेशन है, इसका हिंदी अर्थ आपको नृजाति भी मिलेगा। तो कंफ्यूज्ड मत होना, मैं आपको वो हिंदी में भी लिख के दिखा दूंगी। तो इस तरह से बहुसांस्कृतिक शिक्षा, तो इसका ये अर्थ अच्छे से समझ लेना कि अलग अलग कल्चर्स आए इधर उधर से, तो वो उनके साथ वो और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा नहीं कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, जरूरी नहीं है ऐसा। कई बार सोशल अंडरस्टैंडिंग बच्चे में इतनी अच्छी आ जाती है कि अच्छा ये बच्चा साउथ से है, इसको हिंदी नहीं आती है, तो चलो हम इसकी हेल्प कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट हिंदी में तैयार करना है तो हम हेल्प करेंगे इसकी। फिर उस बच्चे को लगेगा इनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो मैं इनको इंग्लिश अच्छे से समझा दूं। तो इस तरह से इक्वेलिटी आती है, स्टूडेंट एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो एजुकेशन क्या हेल्प करती है कि इस तरह से सोसाइटी में अलग अलग भिन्नता होते हुए भी एकता है। जैसे भारत में है ना, विभिन्नता में एकता है, वैसे ही।
तो ये वही बात की गई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 14 नंबर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, इसके ऊपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थ्योरी क्या बता रही है, होल फॉर्म समग्र रूप में, टुकड़ों में मत पढ़ो, कंप्लीट एजुकेशन लो, पूरी तरह से हर चीज को कंप्लीटली समझो, टुकड़ों में मत समझो, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स, तो कंप्लीट पैटर्न और मीनिंगफुल होल के रूप में समझना है। गार्डनर पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मैंने फर्स्ट पेपर से ज्यादा सेकंड पेपर में देखे हैं। तो गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो गार्डनर क्या बता रहा है कि इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती है, बहुत अलग अलग तरह की होती है। जो लर्निंग की एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। देखो क्लास में टीचर 20 बच्चे हैं, वो 20 को एक सा पढ़ाते हैं, ये नहीं किसी एक को ज्यादा प्रेम करता है टीचर, बाकी 19 को कम करता है, नहीं, टीचर के लिए सब अपने बच्चों की तरह इक्वल है। लेकिन किसी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो एक बार में लेक्चर को समझ जाता है, उसको रिकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत नहीं, किसी बच्चे को 2 बार 4 बार 6 बार देखनी पड़ती है। तो ये सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस का लेवल होता है। तो ये इंटेलिजेंस के टाइप्स की बात करें तो एक है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की एबिलिटी, ये भाषा से संबंधित है। फिर लॉजिकल, देखिए मैथमेटिकल। अब आप ही के पेपर में यहाँ ले लीजिए, फर्स्ट पेपर में कुछ यूनिट्स ऐसी है जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इस तरह की चीजें आएगी ना, तो रीजनिंग आएगी वहाँ पे। फिर म्यूजिकल, संगीत की किसी में एबिलिटी है। ये काइनेस्थेटिक वर्ड को अच्छे से समझ लेना, ये आपका बहुत यूज आएगा और कम्युनिकेशन में भी आएगा ये। तो बॉडी मूवमेंट की जो एबिलिटी है वो काइनेस्थेटिक है। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल अच्छी तरह से समझ लेना, कम्युनिकेशन में आएगा। मैं किसी और को समझ रही हूँ तो वो इंटरपर्सनल है, और मैं खुद को समझ रही हूँ कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये इंट्रापर्सनल है। बहुत थोड़ा सा अंतर है इंटर और इंट्रा, कितना सा, एक ई और ए का अंतर है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। इंटरपर्सनल है सामने वाले को समझना, जो दूसरे लोग हैं उन्हें समझना। आप लोग मुझे समझ रहे हो तो ये इंटरपर्सनल है। आप अपनी आवश्यकता समझ रहे हो कि मुझे अब टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्लास और प्रॉपरली देख के रिकॉर्डिंग तैयार करने, मेरे ये वाले नोट्स अधूरे हैं, तो अब ये इंट्रापर्सनल हो गया। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की जरूरतें समझना, अपने आप को समझना। फिर स्पेटियल है विजुअल एबिलिटी, जो दिखाई देता है, जैसे अभी आपको ये पीडीएफ नजर आ रहा है, विजुअल एबिलिटी है। नेचुरलिस्टिक है अंडरस्टैंडिंग नेचर, किसी का स्वभाव समझना। तो ये है अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। कोई म्यूजिक में अच्छा है, किसी का तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, कोई भाषा की एबिलिटी बड़ी अच्छी रखता है, कोई दूसरों को अच्छे से समझ पा रहा है, ये सारी चीजें हैं। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, अब अनुभव के आधार पे, ये कल ही हमने पढ़ी थी, ये डेविड कॉल्ब ने दी थी, और इसके ये फेजेस हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग और हैविंग एक्सपीरियंस। हमने किया और हमें अनुभव हुआ। मुझे हलवा बनाना था, मैं किचन में गई, नहीं आता है, बट मैंने रेसिपी कहीं पढ़ी, देखी, ट्राई किया और मुझे अनुभव हो गया ऐसे बनता है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, अब जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस बारे में मैं कुछ विचार कर रही हूँ, कैसा बना था, ये ऐसा और करती तो और बेटर रहता, थोड़ा सा और भून लेती, चीनी थोड़ी कम डालनी थी, घी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, फिर मैंने कुछ कंसेप्ट्स और आइडियाज बनाए कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऐसे करूँगी। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, तो अगली बार जब मैंने वो काम वापस से किया तो पिछली गलतियां नहीं दोहराई और अपनी उस नॉलेज को उस नई सिचुएशन में मैंने अप्लाई किया। तो ये मेन आइडिया है कि लर्निंग कैसे होती है, अनुभव से होती है। रिफ्लेक्शन, उस पर बार बार विचार करो, सोचो, अपनी गलतियां ढूंढो, फिर उनको दोबारा मत दोहराओ और जो कमियां रह गई उनको ठीक करो, वो सब। फिर है इक्लेक्टिसिज्म, ये है समन्वयवाद। समन्वय मतलब बैलेंस स्थापित करना। तो इस अप्रोच में टीचर क्या करता है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और फिलॉसफीज को कंबाइन कर लेता है, मिला देता है। तो टीचर सिचुएशन और स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड सेलेक्ट करता है। तो टीचर ने सिचुएशन देखी कि मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब मैं दूसरी टेक्निक से समझाऊं, इनको मैं थोड़े टेस्ट ज़्यादा दे दूं, थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दे दूं। तो जो मॉडल टीचर को बेस्ट लगे उस मॉडल के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को समझाए।
तो ये बहुत फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और इसका उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाना। तो ये हमने 17 टाइप्स देखे थे, आप इनके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, इनको समझिए। मैं PDF दे दूंगी आपको, कोई इशू नहीं है, आप उससे समझ लेना, आपके पास प्रिंट फॉर्म में रहेगा तो अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अभी टाइम हो चुका है, हमारा कितना कंटेंट बच रहा है, आई थिंक काफ़ी कम चीज़ें बची है, बट कोई बात नहीं, इसको हम मंडे को ले लेंगे, तब कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हमने जितना पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज करेंगे, समझेंगे। एक बार हम शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, फिर आप बताएंगे अपनी समस्याएं। एक बार शांति पाठ के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। ये भावना करेंगे अध्ययन सत्र में मैंने जो भी पढ़ा उसे मैं अच्छी तरह से आत्मसात कर सकूं। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम। अब आप बताएंगे अपनी